तरह के चीफ मिनिस्टर हैं जो उर्दू के खिलाफ बोलते बोलते कहां तक चले गए। यानी एक इतना जाहिल आदमी जिसको यही नहीं पता कि उर्दू जबान एक तहजीब का नाम है और उसी से बोल रहा है, उसी के जबान को इस्तेमाल कर रहा होगा। आप योगी जी की बात कर रहे हैं जी। ये महाकुंभ कहा कि भाई 144 साल के बाद आया और 2013 में भी ये कहा गया कि 144 साल के बाद आया। और अगर आप 1989 में देखिए तो मार्क टूली का पूरा एक आर्टिकल है, उसमें भी कहा गया कि 144 साल के बाद आया। एक अजीब तमाशा है। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा दिल्ली में जो नई हुकूमत बनी है, भाजपा की सरकार 27 साल बाद आ गई है और अब दिल्ली को रेखा गुप्ता बतौर वजीर आला मिली है। बहरहाल तरह तरह की बातें हो रही हैं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे जो IMCR के चेयरमैन हैं, साबिक मेंबर पार्लियामेंट और आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद अदीब साहब से मैं उनका खैर मकदम करता हूं। अदीब साहब, दिल्ली को 27 साल बाद बीजेपी की सरकार मिली है, कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूं कि 27 साल के बाद हुकूमत इन्होंने बनाई है और उसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन बज़ाहिर जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उन्होंने बनाया मुझे खुशी हुई है, क्योंकि बीजेपी में पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर ऐसी जगह से आया जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया है। नहीं तो जिस तरह के चीफ मिनिस्टर बनाए हैं और जिस तरह के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के पास हैं, बिलखुसूस चाहे वो उत्तरांचल देख लीजिए या यूपी में देख लीजिए, इन जाहिलों की एक टीम है। तो मैं समझता हूं कि ये चॉइस बहुत बेहतर है। लेकिन रेखा गुप्ता तो वही है जिन्होंने कहा था जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। जेएनयू में जो स्टूडेंट हैं वो 10 रुपया फीस देते हैं और 1 लाख का मोबाइल रखते हैं, 8000 की चप्पल पहनते हैं, तो इसको तो बंद ही कर, ये तो वो है, ये उनकी आइडियोलॉजी है। अच्छा, लेकिन कम से कम तालीम याफ्ता है, कम से कम तालीम याफ्ता तो है, यूनियन से वहां स्टूडेंट लाइफ से निकली है, उनकी आइडियोलॉजी एक अलग है। लेकिन जो इस वक्त आप देखते हैं जिस तरह के चीफ मिनिस्टर हैं जो उर्दू के खिलाफ बोलते बोलते कहां तक चले गए। यानी एक इतना जाहिल आदमी जिसको यही नहीं पता कि उर्दू जबान एक तहजीब का नाम है और उसी से बोल रहा है, उसी के जबान को इस्तेमाल कर रहा होगा। आप योगी जी की बात कर रहे हैं जी। तो इस तरह के जहां चीफ मिनिस्टर हों जाहिल किस्म के, तो वहां मैं समझता हूँ ये बेटर चॉइस है और वो उनकी आइडियोलॉजी है, वो एक अलग बात है, हम उनसे इख्तलाफ करते हैं। लेकिन मैं जब मैंने पढ़ा कि ये वहाँ यूनियन में इलेक्ट हुई एज ए सेक्रेटरी और फिर एज ए प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब यह है कि वो बेसिक इशूज जानती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत में शुरू से यह रहा कि स्टूडेंट लीडर ही जाके नेशनल लीडरशिप करते थे। फिर आज के दौर में लीडरशिप वो लोग करते हैं जो बिल्डर हैं, माफिया हैं या दौलत के बेहिसाब दौलत उनके पास है। तो कम से कम वो रिश्ता बीजेपी ने पहली बार तोड़ा है। ये बिल्कुल, इसकी क्या वजह है ये मैं नहीं जानता। नहीं, बिल्कुल सही है और ये चर्चा चल रही थी। लेकिन अदीब साहब, क्या लग रहा है किस तरह की हुकूमत चल पाएगी? जिस तरह मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात की गई या शाहीन बाग को टारगेट पे लिए जाने की बात की बुलडोजर चलेगा और ये सब पूरा एक माहौल जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या ये मुमकिन है या अफवाह है, क्या है इसके पीछे? नहीं, अफवाह नहीं है। उसमें बात यह है कि जो इस वक्त हाकिम वक्त हैं वो एहसास कमतरी में बुरी तरीके से मुब्तला है और ये एहसास कमतरी जो है वो उनको बार बार इस बात का एहसास दिलाती है और इसीलिए वो सड़कों के नाम, मकानों के नाम, हर चीज से उनको एक चिढ़ सी है। उसकी कमी यही है कि जो इंसान जाहिल होता है वो इस बात को समझता नहीं है कि हर, यानी दुनिया में अगर आप कहीं जाए, स्पेन जाए, स्पेन में आज तक 700-800 साल हो चुके, उनकी इमारतें, उनकी मसाजिदें मुसलमानों की उन्होंने रखी हुई हैं
और ये कहते हैं कि हमारी धरोहर है। अगर आप सेंट्रल एशिया में जाए, बुखारा में, समरकंद में और इस खत्ते में, वो मसाजिद भी आज कायम है जहां 70 साल तक नमाज ममनून थी, वहां मुसलमान का जाना माना था, वो उनकी धरोहर थी। यहाँ हिंदुस्तान में ये जो भी हिंदुस्तान में दिख रहा है आपको, ये यहाँ उसकी धरोहर है, उसकी तारीख का एक हिस्सा है, उसकी कल्चर के बुनियाद है। लेकिन जब एहसास एहसास कमतरी में इंसान मुब्तला हो जाए और नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर करे, अब आप देखिए मिसाल के तौर पर ये महाकुंभ कहा कि भाई 144 साल के बाद आया, और 2013 में भी ये कहा गया कि 144 साल के बाद आया। और अगर आप 1989 में देखिए तो मार्क टूली का पूरा एक आर्टिकल है, उसमें भी कहा गया कि 144 साल के बाद आया। एक अजीब तमाशा है। और इस बात को घर घर जाके कहा 144 साल के बाद। अब प्रोपेगेंडा इनका इतना बड़ा था कि वो कंट्रोल में नहीं आना। कह रहे 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया था योगी ने खुद का, और 56 करोड़ कह रहे आ गए, और उसके बावजूद हालात। अब आप ये बताइए कि हाँकने की, झूठ बोलने की एक लिमिट होती है कि साहब 50 करोड़ लोग, यानी 40% पॉपुलेशन जो है वो वहां जा चुकी है। आप ये बताएं कि एक घर में कम से कम 4 या 5 लोग तो रहते हैं। कितने लोग गए हैं भाई? अंदाजा करिए ना। बस अपना कह दिया। अब अगर कोई सिस्टम है नहीं, अब सिर्फ इन्होंने ये देखा कि भाई एक मजहब है जहां 25-30 लाख लोग जाते हैं हज करने, और वो एक लिबास पहनते हैं, एक रुख पे रहते हैं। उनका भाई हम भी करेंगे। अब उस चक्कर में जो इन्होंने इतने करोड़ों रुपए खर्च किए, समझ में नहीं आ रहा है। 7,000 करोड़ रुपया सरकार का खर्च हुआ। अब आप ये समझ लें कि लूट मच गई है। हमारे एक दोस्त की बीवी के कोई रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था तो इलाहाबाद में, उन्होंने बताया कि वो और उनकी 2 बेटियां 90,000 का टिकट लेके गई इलाहाबाद। 90,000। आज लखनऊ से आप दिल्ली आना चाहें तो 20,000 का टिकट है एक तरफ का। कोई कंट्रोल नहीं है, रास्ते बंद है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि इससे इकोनॉमी बढ़ रही है, कमाई बहुत हो रही है। ये लूट है जहाज वालों की, ये लूट है जो जितनी ट्रांसपोर्ट की कमियां लूट रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। कभी सुना है आपने कि लखनऊ का एक तरफ का? मैं अभी पूना गया हूं, हमेशा 10-12 हजार में आता करता। वो तो कह रहे हैं कि ये जो अपोजिशन 28,000 टिकट एक तरफ का, ओ मतलब खुली छूट दे दी है और इतना इनकन्वीनियंस हो गया। अभी विधानसभा चल रही यूपी की, और योगी जी कह रहे हैं ये तो अपोजिशन जो है वो वर्गला रहा है, अपोजिशन झूठ बोल रहा है। उसने तो अपने को ये साबित कर दिया है कि वो जाहिली नहीं है बल्कि कमअकल आदमी भी है। अब आप बताइए कि रिपोर्ट आ रही है कि पानी जो है कंटामिनेट हो गया है, पानी में कुछ बैक्टीरिया आ गए हैं, वो करा नहीं। अरे भाई तुम अगर चीफ मिनिस्टर हो तो उस रिपोर्ट को स्टडी कराओ फिर कुछ बोलो। तो वो जो इस तरह के बयानात है उससे नहीं कुछ रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अब हिंदुस्तान में कैसे चलेगा। अब मिसाल के तौर पर एक बड़ी अजीब गरीब बात है, एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन का फाइनल कर दिया जाता है, रात में 12 बजे दस्तखत हो जाते हैं, दूसरे दिन सुबह पेशी है, उसकी मुकदमा है। और इसलिए कि कल कहीं हमारे पलट न दिया जाए, रात के 12 बजे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करता है कि साहब हम इलेक्शन कमीशन अपना बनाएंगे। और आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट की कैफियत देखिए कि वो ये कह रहे, वो इस बात को समझ नहीं रहा है कि इलेक्शन कमीशन बुनियाद है जमहूरियत डेमोक्रेसी, लेकिन इमरजेंसी नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का वकील ये कह देता है कि साहब मेरे पास टाइम नहीं है, उनका डेट हो गई।
अभी मुंबई में भी लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले हुए हैं कि साहब गलत तरीके से ईवीएम में धांधली हुई है, वोट ज्यादा है, वोट पड़े कम है, इस तरह की बातें आ रही। सब तमाम क्या लग रहा है दिल्ली में भी जब एक फैसला ये था कि चीफ जस्टिस रहेगा और एक अपोजिशन के लीडर होगा, 2 रूलिंग पार्टी के बिल्कुल होंगे, तो कम से कम ये तो आप उम्मीद कर सकते थे कि हर कैंडिडेट पे बहस होगी। अब तो मोदी साहब ने शाम को बुलाया, का ये नाम है, अपोजिशन के लीडर ने कहा कि साहब एक दिन रुक जाइए, सुबह सुप्रीम कोर्ट फैसला करते हैं, ये मुकदमे के अंदर है। उन्होंने उसको इनकार करके रात को ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से साइन करा के तो क्या अब ये चैलेंज फिर नहीं किया जा सकता? नहीं, अब तो बिल्कुल जो अंदाज सुप्रीम कोर्ट का जो कल हुआ है, हैरतअंगेज है। कोई नहीं सोच सकता था दुनिया की सुप्रीम कोर्ट होती है। तो अपोजिशन चुप क्यों है? इस पे बोलती क्यों नहीं है? प्रोटेस्ट करे, निकले नहीं। अपोजिशन क्या करे जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हमें जल्दी नहीं है, इतने इलीगल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, हमें जल्दी नहीं है। इसी सुप्रीम कोर्ट को आपको याद हो कि ईडी के मामले में क्या कहा कि दोनों सेक्शन गलत हुए हैं, इलीगल है, और वही सुप्रीम कोर्ट 6 महीने का और एक्सटेंशन देती है। अपोजिशन क्या करेगा? किसके पास जाएंगे? यानी अब नहीं तो मुल्क कैसे चलेगा दीप साहब? नहीं, बिल्कुल कैप्चर हो गया है ये मुल्क। इस मुल्क में अब कुछ नहीं बचा है। जब कभी अवाम उस नफरत की गोली जो पी रखी है उसने, उसका नशा उतरेगा, तब सड़क पे आएगा। अभी तो वो नफरत की अफीम खाए हुए है, इसी में तो लग रहा है, उम्मीद है कुछ कि लोग उतरेंगे। भाई एक तो वक्त आएगा ही, जबकि आप हालात ये हैं कि जहाजों के किराए आप देख लें और गरानी आप अंदाजा कर लें। आप अंदाजा करें कि इलाहाबाद टू दिल्ली एक तरफ का टिकट 30,000 का, लखनऊ जो 5,000 और 3,500 से 5,000 के बीच का टिकट है वो 20,000 का। आप बनारस या जितने भी अब लूट है हर तरफ, ये गई है। और वो क्योंकि एयरलाइंस वालों को मजे आ रहे हैं और कोई भी ऐसा निजाम नहीं है कि जो उनको रोक सके। ये कैप्चर हो गया है वो कि जब ही लोगों को ही आप सामने आना पड़ेगा तभी कुछ होगा। लोग जब ही आएंगे, अभी तो मस्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट मुसलमान है। नहीं, यही तो वजह है कि एक नफरत की गोली दे दी है। मस्त हैं लोग, इसमें खुश हैं कि मुसलमान की चूड़ी टाइट हो रही है। नफरत का उतरेगा तो ढूंढने नहीं मिलेंगे लोग अगर आवाम खड़ी हो गई। ये वो मुल्क नहीं है। यूरोप में आपको मालूम है, पोलैंड में एक डबल रोटी के प्राइस पे सरकार पलट गई। ये डबल रोटी हर इंसान की ग़िज़ा है, इसके प्राइस कैसे बढ़ा दिए? ये वो मुल्क नहीं है, ये तो नशे में है, एक नफरत की गोली खाए हुए, और जो उस वक्त उतरेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद अदीब साहब, जिन्होंने कहा कि अभी तो मुल्क के अवाम जो है वो नशे में है, लेकिन जब नशा उतरेगा और उन्हें हकीकत मालूम होगी तब मुल्क का निज़ाम और मुल्क की तस्वीर कुछ अलग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।